गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना बात करते हैं, देशभक्ति की भावना जो इंडिया के अंदर आई वो किस तरह से आई थी। फर्स्ट चैप्टर हमारा है नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। उसके अंदर हमने देखा था कि जिस तरह से कि अलग अलग नेशंस जो यूरोप के अंदर थे वो किस तरह से डेवलप हुए थे, उनको अपनी आइडेंटिटी, अपनी फ्रीडम, अपनी आइडेंटिटी के बारे में लोगों को पता था, अपनी पहचान ढूंढ रहे थे, अपनी बिलोंगिंगनेस ढूंढ रहे थे वो, तो उस चीज़ को ढूंढते हुए वो आगे बढ़े थे। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि इंडिया के अंदर भी लोग, जो इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चल रहा था कि ब्रिटिश एम्पायर की हम बात करें तो ब्रिटिश का जो एम्पायर था बहुत बड़ा था। कहते हैं कि ब्रिटिश का सूरज कभी नहीं डूबता था, सनसेट कभी नहीं होता था उसके एम्पायर में, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर था पूरी अर्थ पे कि अगर एक जगह सनराइज़ हो रहा है और एक जगह सनसेट हो रहा है तो दोनों ही जगह उसके पास ब्रिटिश एम्पायर के अंदर थी। तो इस तरीके का बड़ा था उसमें कॉलोनियल पीरियड के अंदर, तब की बात कर रहे हैं। तो ये सारी जो फ्रीडम की जो बातें स्टार्ट हुई थी ये हमारे कहाँ से हुई थी? यूरोपियन कंट्री से। फ्रांस से आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, वहाँ से ये सारी चीज़ें उभर के बाहर आई और उन्हीं चीज़ों से हमने भी सीखा, इंडियंस ने भी सीखा कि किस तरह से हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, इन लोगों से हम अपने आप को आज़ादी ले सकते हैं। तब लोगों में जो भावनाएं डेवलप होना स्टार्ट हुई, दैट इज़ वो की थी हु दे आर, कौन है वो कौन है, अपनी पहचान को ढूंढने की कोशिश हुई। हम एज ए नेशन अपने आप को ढूंढने की कोशिश हुई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की बिलोंगिंगनेस की बात आना स्टार्ट हुई थी, एक दूसरे से हम जुड़ाव करना शुरू हुए थे। और जब ये नेशनलिज्म की भावना स्टार्ट होना शुरू हुई, ये फीलिंग शुरू हुई, तो नए सिंबल्स बन के आए, ठीक है। नए आइकॉन्स, नए फ्लैग, नए सॉन्ग, जैसे वंदे मातरम है, सॉन्ग बने, फ्लैग बने, तिरंगा बना, आते आते टाइम लगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो बनी, नई बाउंड्रीज बनना स्टार्ट हुई थी, नई देश बनना स्टार्ट हुए, भारत को माता कहा जाने लगा, भारत माता का आया, इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन आया। तो ये सब जो स्लोगन, ये चीज़ें ये बनने लगी थी, एक दिन में नहीं बने थे। इन सबको बनाने में काफ़ी समय लगता है, एक समय में एक साथ में नहीं बनते थे, ठीक है। तो ये नए नेशन की आइडेंटिटी, नई चीज़ें जो बनी थी ये इमर्ज होना स्टार्ट हुई थी। अब देखें इंडिया में ये कैसे इमर्ज हुई या कैसे इसके अंदर स्टार्ट हुआ। हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो 1920 के बाद की स्थिति पढ़ेंगे, जब महात्मा गांधी जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो किया था उसके बाद की कंडीशन पढ़ेंगे। और मैन इसमें दो जो मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने चलाए थे, अपना एक था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये डेवलप हुए थे। लोगों ने इसके अंदर इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से क्या मतलब निकाला, उसका क्या अर्थ निकाला। यहाँ फ्रीडम का अर्थ अलग अलग लिया गया लोगों के द्वारा, हर एक कम्युनिटी के द्वारा अलग मतलब उसको निकाला गया था। तो कैसे वो डेवलप हुआ था, चलिए पढ़ते हैं। इन इंडिया एंड एज इन मैनी अदर कॉलोनीज, इंडिया जैसी बहुत सी कॉलोनी थी, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली क्या हुआ था, कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। यानी कि आपस में क्यों जुड़ी रही थी ये चीज़ें, वहाँ के लोग क्यों जुड़ रहे थे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह जुड़ रहे थे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, या यूरोपियन कंट्रीज़ जिन्होंने सबने एम्पायर अपना बढ़ाने की कोशिश की हुई थी, जो कॉलोनियल पीरियड कॉलोनी बना रखी थी, उनके खिलाफ लोग आपस में जुड़ना स्टार्ट हुए थे, जो वहाँ पे दबे हुए थे, जो सप्रेस लोग थे, जो जिनको उन्होंने गुलाम बना रखा था, स्लेव थे। पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म के साथ स्ट्रगल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और अपनी पहचान को वो ढूंढना शुरू हो गए थे। द सेंस ऑफ बीइंग अप्रेस्ड अंडर द कॉलोनिज्म, ठीक है, और प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड, एक साथ की भावना उनके अंदर डेवलप होना शुरू हुई। उनको डिफरेंट ग्रुप आपस में मिलने लगे, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। अब हर एक ग्रुप का एक अपना अनुभव था, हर एक क्लास का एक अपना अनुभव था, एक अलग एक्सपीरियंस था कॉलोनिज्म के साथ में, कॉलोनी के अंदर रहने का, ब्रिटिश एम्पायर में रहने का। सबके अपने डिफरेंट क्या थे, एक्सपीरियंस थे। तो वो डिफरेंट एक्सपीरियंस जो थे उनके अकॉर्डिंग ही वो अपनी फ्रीडम का मतलब भी अलग अलग निकाल रहे थे।
कुछ लोग सोच रहे थे कि हमें अगर गवर्नमेंट बनाने का मौका मिल जाए तो यही फ्रीडम हो सकती है। कुछ लोग चाहते थे नहीं, हमें पूरी फ्रीडम चाहिए, पूर्ण स्वराज्य, आपने सुना होगा पूर्ण, फुल फ्रीडम, पूर्ण स्वराज्य का नाम आपने सुना होगा। तो कुछ वैसी फीलिंग वाले लोग भी थे। तो फ्रीडम का मतलब डिफरेंट था सबके पास में। किसी के लिए फ्रीडम कुछ मतलब रखता था, किसी के लिए फ्रीडम ये था कि एक डोमिनियन स्टेटस हमें मिल जाए, हम उनके ब्रिटिशर्स के साथ में रह के हमें काम करने को मिल जाए तो इतना ही हमारे लिए बहुत है, इतना फ्रीडम ही बहुत है। कोई कहते थे नहीं, ब्रिटिश यहाँ पे होना नहीं चाहिए, हम इंडियंस ही यहाँ पे करेंगे। कुछ ये था कि हमारी अलग स्टेट हो जाएगी। जो राजा महाराजा थे उनका फ्रीडम का मतलब था कि हम वापस अपने राजा महाराजा अपने राज को चला पाएंगे, हमारा वापस रजवाड़े शुरू हो जाएंगे, उनके लिए फ्रीडम का मतलब अलग था। तो हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से इस फ्रीडम का मतलब अलग अलग ले रहा था। ठीक है, दैट मीन्स जितने लोग उतने टाइप के विचार उनके थे। द कांग्रेस जो थी, महात्मा गांधी जी ने ट्राई किया कि जितने भी ग्रुप्स थे तो उसको एक कांग्रेस के अंदर उसके साथ में उनको लेके आया जाए और एक मूवमेंट चलाया जाए ताकि हम यूनाइट दिखें और ब्रिटिश एम्पायर से मुक्ति पा सकें, आज़ाद हो सकें। लेकिन कोई भी यूनिटी जो होती है, जहाँ इतनी डाइवर्सिटी थी हमारे इंडिया के अंदर, वहाँ यूनिटी इतनी बिना कॉन्फ्लिक्शन के तो आ ही नहीं सकती। टकराव तो होंगी, कुछ ना कुछ मतभेद, कुछ ना कुछ भेदभाव उसमें रहेगा, कुछ मतभेद उसमें रहेंगे, कॉन्फ्लिक्शन आएगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें, है ना। चलिए, अब ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसके अंदर मैंने जैसे पहले बताया कि हम कितना करेंगे, हम 1920 के बाद की स्टोरी ही पढ़ने वाले हैं, उससे पहले की नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो इसमें दो ही मूवमेंट हमारे मेन हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल ओबीडियंस मूवमेंट। तो हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को क्या करेंगे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अलग अलग हिसाब से देखेंगे, क्यों ये सक्सेस हुए या ये फेलियर हुए या इनके डिफरेंट मीनिंग कैसे निकले। चलिए, हाउ द कांग्रेस शॉ द डेवलप द नेशनल मूवमेंट, कैसे स्टार्ट किया, कैसे डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट हुए। कांग्रेस ने जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया था उसके लिए कांग्रेस ने क्या किया, या वहाँ की जो सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने अपनी हिस्सेदारी किस तरह से निभाई। हाउ द नेशनलिज्म कैप्चर एंड इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, दैट मीन्स लोगों ने या लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना कैसे डेवलप हुई, ये भी हमने देखना है इसके अंदर, किस तरह से ये डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तीन चीज़ है इसके अंदर, देखिए, एक है फर्स्ट वर्ल्ड वार, दूसरा है खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन तीनों को हम अलग अलग करके देखेंगे। चलिए, फर्स्ट हम देखते हैं, इन द ईयर आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एराज, न्यू एरिया में फैलना स्टार्ट हुआ। इनकॉर्पोरेटिंग क्या हुआ, नए सोशल ग्रुप एक साथ इकट्ठा होना शुरू हुए। एंड डेवलपिंग द न्यू मूव्स ऑफ स्ट्रगल, नए तरीके का संघर्ष स्टार्ट होना शुरू हुआ। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम इन बदलावों को, इस डेवलपमेंट को, इसको कैसे समझेंगे या इनके क्या परिणाम हुए थे, इनके इम्प्लीकेशंस क्या हुए, क्या परिणाम निकले, ये हम कैसे देखेंगे, ये हम बात इसको पढ़ते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से क्या सिचुएशन पैदा हुई। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार का, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्या सिचुएशन पैदा हुई थी, क्या रीज़न बने थे, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से क्या हुआ, नए इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक हालात हमारे पैदा होना स्टार्ट हुए। दैट मीन्स हमारे पैसे, फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो नई तरीके की डेवलप होना शुरू हुई। पॉलिटिकल सिचुएशन यानी कि लैंड, जो नेशंस की बाउंड्रियाँ थी वो चेंज हुई थी इस वर्ल्ड वार के अंदर। ठीक है, इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब जो नेशन बने, जो राष्ट्र बने, जो देश बने, जो स्टेट्स बने, उनके अंदर क्या हुआ, डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च होने लगा, क्योंकि वार था, वॉर पीरियड था। वॉर पीरियड के अंदर क्या होगा, वॉर पीरियड में पैसा सैनिकों पे लगेगा, बंदूकों पे लगेगा, आर्म्स, एम्यूनिशन, हथियार, ये सब चाहिए, है ना। विच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन। कहाँ से लाए, वॉर लोन के अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज करना पड़ा। अब ये कौन देगा, पब्लिक देगी।
पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास, या किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी एम्पायर, किसी भी रूलर्स के पास लड़ने के लिए, सैनिकों को देने के लिए पैसा, उनकी पे, उनकी आर्म एम्यूनिशन सारी कहाँ से लाएंगे? पैसा इंक्लूड, और पैसा कौन देगा? पब्लिक की जेब में से आएगा। तो क्या हुआ? कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया उस समय, ठीक है, एंड प्राइसेस इंक्रीज हो गई, सामान के भाव बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, अप्रॉक्सीमेट डबल होगी 1913 से लेके 1918 तक प्राइसेस डबल हो गए, चीज़ों के भाव दोगुने हो गए, ठीक है। और इस तरह की तकलीफ, एक्सट्रीम हार्डशिप के अंदर लोग आ गए थे, ठीक। उसके अलावा क्या किया गया साहब? विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन द सप्लाई सोल्जर्स, लोगों के द्वारा सप्लाई की, सोल्जर्स को सप्लाई करने के लिए गांव वालों को पकड़ लिया गया। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया गया, फौज के अंदर ज़बरदस्ती जवान लोगों को गांव से उठाया गया, उन्हें फ़ौज में भर्ती करने के लिए दबाव बनाया गया, उनको फ़ौज में भर्ती कर लिया गया गांव से उठा के, और दूसरे दूर दूर कंट्रीज तक भेज दिए। किसी को जर्मनी भेज दिया, ब्रिटिश एम्पायर था अपने यहाँ पे, किसी को जर्मनी के पास, किसी को फ्रांस के पास, किसी को कहीं पे, जहाँ जहाँ ब्रिटिश सोल्जर्स थे वहाँ उनको भेज दिया गया लड़ने के लिए। ना हमारी कंट्री, ना हमारा देश, लेकिन हम ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से लड़ रहे हैं। तो लोगों के अंदर इस तरह से फोर्स्ड रिक्रूटमेंट के प्रति भी क्या था? गुस्सा भरा हुआ था, एंगर भरा हुआ था, ठीक है। और क्या हुआ उस दौरान? 1918 और 1919 के दौरान और वहाँ से लेके 2021 के बीच में लोगों की क्रॉप फेल हो गई, मानसून भी हमारा अच्छा नहीं था। तो क्या हुआ? फसलें ख़राब हो गई वहाँ पे इंडिया के अंदर, और खाने के लाले पड़ गए, शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने को नहीं मिल रहा था, लोगों के घरों में अनाज नहीं था उनके पास में। और इसके ऊपर क्या हुआ साहब? सोने पे सुहागा कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गई, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ ना, दैट इज़ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गई। ये एपिडेमिक निमोनिया वगैरह इस तरह से करने लगी, महामारी। और इस महामारी से, इस एपिडेमिक से क्या हुआ कि 1921 के अंदर 12 to 13 मिलियन पीपल मर गए इस एपिडेमिक और अकाल की, फेमाइन की वजह से। इधर अकाल, इधर एपिडेमिक, इधर ये, तो ये सब कुछ मिला के 120 से 130 लाख लोग जो थे मर गए उसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा था। और इन सब कठिनाइयों का रीज़न लोग क्या सोच रहे थे? वो होप करके बैठे हुए थे, ये आशा बना के बैठे हुए थे कि शायद वॉर ख़त्म हो जाएगी तो ये सब कुछ भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। At this stage, the new leader appeared and suggested a new mode of struggle. और वो कौन थे? वो हमारे थे महात्मा गांधी जी। वो इस स्टेज पे इंडिया के अंदर एंटर हुए और उन्होंने एक नए मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट किया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक्स, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, धन्यवाद।